जन, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इस कार्यक्रम में प्रस्तुत हुए और हम सभी के उत्साहवर्धन के लिए, मोटिवेशन के लिए हम सभी के साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी और वीरेंद्र जी का आतिथ्य के लिए स्वीकार, धन्यवाद। तो आज का जो विषय है वो जो गुलामी मानसिकता हम बोलते हैं, जिस पे हम चल रहे हैं कि मैकॉले शिक्षा पद्धति। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो सेशन है उसमें आप कॉन्वर्सेशन मोड में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके पास प्रश्न होंगे तो मैं ज़्यादा उसमें इंटरेक्टिव बन सकता हूँ, ठीक है। मतलब केवल मेरे तरफ से विचार नहीं आएंगे, आपके प्रश्न रहेंगे तो बेहतर रहेगा। तो ये जब शब्द हम सभी सुनते हैं तो आप सभी के दिमाग में क्या आते हैं, तो क्या आता है विचार आप सभी के माइंड में? कोई एक बता सकते हैं? ये कौन थे, इन्होंने क्या किया? नाम तो सुना है ना? सुना है मैकॉले का? हाँ, क्या किया उन्होंने? 1835 में भारत आने के बाद ये महसूस किया कि यदि हमें भारत को बहुत लंबे समय तक गुलाम बनाना है तो यहाँ की जो आध्यात्मिक शिक्षा है उसको डिमोलिश या उसको चेंज करना होगा। और फिर उन्होंने इसकी रिपोर्ट अपने ब्रिटिश वहाँ जाकर के दी और उस पर ठीक, धन्यवाद। तो अमूल चूल परिवर्तन है, फंडामेंटल जो चेंज है वो किसने किया? मैकॉले के अंडर हुआ है। कभी विचार आया है कि उसने क्या बदलाव किए होंगे? एक बाहर से हमें समझ में आता है, अच्छा राजा राममोहन रॉय आए तो उन्होंने संस्कृत के एजुकेशन को डाउन किया, गुरुकुल बंद हो गए। एक बात हमें समझ में आई कि 2.5 लाख से ज्यादा गुरुकुल है वो बंद हो गए। तो क्यों बंद हो गए? मैकॉले ने मतलब क्या किया होगा? जी बहुत बढ़िया। मतलब आपके ऊपर शासन व्यवस्था है अंग्रेज की, तो आपको अगर आगे बढ़ना है, जैसे बिहार में अभी भी क्या है कि अगर आपने गरीबी से दूर जाना है तो यूपीएससी की तैयारी बहुत फेमस होती है। जो भी पिछड़ा क्षेत्र होता है वहाँ आईएएस की सम्मान बहुत ज्यादा है क्योंकि वो साहेब है, राइट। तो अंग्रेज ने क्या मॉडल बनाया कि ये पढ़ाई करोगे तो अपने सामाजिक जो तुम्हारी स्थिति है उसको भी बदल सकते हो 7 पीढ़ी तक। ये पढ़ाई करोगे तो क्लर्क भी बन पाओगे, जॉब भी होगा। मतलब पूरे एजुकेशन को जॉब ओरिएंटेड पहले बनाना। मतलब हमारी शिक्षा व्यवस्था कभी ये नहीं थी कि हम नौकरी करने लायक बने। हमारी शिक्षा व्यवस्था मूल रूप से थी आत्मनिर्भर बनना या उद्यमी बनना। जो बिजनेस जो आज फेमस हो रहा है कि रोजगार देने वाला हमें बनना चाहिए, क्योंकि सरकार सारी गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती। तो पुरानी व्यवस्था क्या है? उद्यमी। मतलब आप जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं और लीडरशिप पोजीशन वाला भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन मैकॉले आने के बाद हुआ कि नहीं, आप क्लर्क बनिए, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट में नौकरी करिए, तो इंग्लिश भाषा होगी तो उसके थ्रू आपको आपका जीवन बदलेगा। आपको एक सैलरी आएगी 5 तारीख को, 10 तारीख को। आपको 5 महीने खेती करके 4 महीने फिर अनाज बेच करके धन की आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। पर मंथ आपको सैलरी आएगी, तो जीवन सुलभ हो जाएगा। तो और उन्होंने क्या किया? फंडिंग बंद कर दी। संस्कृत कोई भी देखिए जो विद्यालय प्राचीन काल में रहे या भी रहे, राजाश्रय उसे चाहिए होता है, मतलब सब्सिडी या सपोर्ट। आज भी स्कूल जो है वो ट्रस्ट बॉडी के अंडर आती है, इसे प्रॉफिटेबल नहीं माना जाता, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? जो फारसी और संस्कृत है उसके जो भी विद्यालय चल रहे हैं उनका पैसा फंडिंग उन्होंने बंद कर दी, पहला। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पूरी चर्चा चल रही है कि एक पूरा पक्ष है जो भारत से पूरा प्रभावित है, वो बोल रहा है संस्कृत को आगे करिए क्योंकि अंग्रेजों का सम्मान और बढ़ेगा। अगर आप वहां की संस्कृति को ऊपर ले जाएंगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा, तो आपको शासन व्यवस्था चलाने में सुलभता आएगी। लेकिन दूसरा ग्रुप था जिसने बोला नहीं, आपको यदि गुलाम बनाना है, क्योंकि आपको कंट्रोल करना है, तो उनको उनके जड़ों से काटना पड़ेगा, तो आप इंग्लिश एजुकेशन को लाइए। अब देखिए लैंग्वेज क्या करता है। मैं एक विद्यालय में था धनबाद में, तो मैंने बच्चे से 7-8 क्लास के बच्चे बैठे थे, पूछा कि क्या समस्या थी। एक बच्चा खड़ा हुआ और उसने कहा स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें। तो उसके दिमाग में एक शब्द है स्ट्रेस। अब हिंदी में अगर कोई शब्द है तो हम बोलेंगे संघर्ष, तप।
तपस्या, है ना। नेगेटिव में जाएंगे तो कष्ट भी बोल सकते हैं, दुख भी बोल सकते हैं, लेकिन शब्द क्या हम प्रयोग कर रहे हैं उससे हमारे जीवन की दृष्टि धीरे धीरे बदलने लगती है। तो एक लैंग्वेज आता है तो अपने साथ अपने कल्चर को भी लाता है, ठीक है। तो उसमें जब तो उसको हम लोग बोलते हैं कि साइंटिफिक भाषा में कि आपकी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हो जाती है, आपका ब्रेन जो का वायरिंग है वो चेंज हो जाता है, एक पीढ़ी में ही चेंज हो जाता है। तो साउथ में एक व्यक्ति हुए कुमारा स्वामी, उन्होंने बोला, उन्होंने तुरंत पकड़ा, 1930 में ही समझ गए, वो 40 तक समझ गए कि इस विद्यालय में, कॉन्वेंट स्कूल में कोई जा रहा है तो सबसे पहली बात वो समझता है कि उसके माता पिता बेवकूफ है। सबसे पहले वो यही समझ के आता है, वो पिछड़े हैं, सुपरस्टिशियस हैं, पाखंडी हैं। सबसे पहली लर्निंग वो ये आती है जब भी वो इस विद्यालय में जाता है। तो और मैकॉले जब ये कार्य कर रहा है तो अंग्रेजों के समय में वहाँ पूरे यूरोप में क्या चल रहा है, जिसको हम लोग पुनर्जागरण बोलते हैं, रेनेसां बोलते हैं, एनलाइटनमेंट का एज बोलते हैं। तो वहां पर बोला गया कि रीजनिंग अब आधार बनेगी हमारे जीवन जीने के तरीके का, तर्क, ठीक है। हमें चर्च क्या कह रहा है उसे मानने की जरूरत नहीं, हमें बिशप पादरी क्या कह रहा है वो नहीं डिसाइड करेंगे कि हमारे जीवन जीने का तरीका क्या होगा, बाइबल डिसाइड नहीं करेगा। हर व्यक्ति में अपनी एक बुद्धि है, विवेक शक्ति है, वो अपना भला बुरा सोच सकता है। तो हुआ क्या कि तर्क इतना सुप्रीम हो गया कि उन्होंने विश्वास, समर्पण, परंपराएं, ट्रेडिशन सबको डिनाई कर दिया और एक प्रोग्रेस की ये भाषा हुई कि प्रोग्रेस करना उसे ही बोलते हैं जो चीजों को छोड़ता जाता है। पुरानी चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा, चाहे कपड़े पहनने का ढंग हो, खाने का ढंग हो, रहने का ढंग हो, घर का ढंग हो, जीवन जीने का ढंग हो, आपका जो त्योहार मनाने का तरीका हो, ये जब तक नहीं बदलेगा आपको पिछड़ा माना जाएगा। तो क्योंकि यूरोप से विचार आ रहा है, एजुकेशन आ रहा है, तो साहित्य भी वहां से आ रहा है, लिटरेचर भी वहां से आ रहा है। और लिटरेचर को इसलिए लाया गया क्योंकि उन्हें लगा कि क्रिश्चियनिटी को लोग रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ भी धर्म है, ये लोग इसे नहीं मानेंगे। तो इन्होंने साहित्य का निर्माण किया हमारे वैल्यू सिस्टम, हमारे संस्कारों को बदलने के लिए, क्योंकि वो दिखता नहीं है कि ये कुछ हार्मफुल है। जैसे अगर हम बौद्ध धर्म को बोले तो उसमें कोई मंदिर या उसमें कोई भगवान नहीं दिखते, तो उसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करने की तरफ बढ़ती है कि इसमें हम क्या लड़े, इसमें कोई पुस्तक भी नहीं है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, तो ये हार्मलेस है। तो उसी तरह इन्होंने साहित्य का निर्माण किया कि उसके थ्रू लिटरेचर, अब देखिए साहित्य क्या करता है, रामधारी सिंह दिनकर अगर लिखते हैं, रश्मि रथी लिखते हैं, तो उसके थ्रू कर्ण ऊपर आ ही जाएगा। जिन्होंने महाभारत पढ़ा है, जो चाहे गीता प्रेस से हो, वो जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि धृतराष्ट्र तो बहुत बार मना भी रहे हैं, लेकिन कर्ण बार बार दुर्योधन को प्रमोट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है कि तुम्हें लड़ना है। लेकिन कविता आप लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, तो ये भी हो सकता है कि क्योंकि उसमें रस होता है, उसमें भाव होता है, तो आपके सोचने का तरीका बदलने लग जाए। तो लिटरेचर के थ्रू विलियम शेक्सपियर आ रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ आ रहे हैं, जॉन किट्स आ रहे हैं, रेन रेन गो अवे पोयम आ रहा है, मतलब बरसात से आपको चिढ़ होनी चाहिए, कीचड़ से आपको चिढ़ होनी चाहिए, मिट्टी से आपको दूर होना है। ये पूरी थॉट प्रोसेस उस लैंग्वेज और लिटरेचर से आती है। तो दूसरी पीढ़ी में जब ये पढ़ाई कंप्लीट हुई, वहां से व्यक्ति ब्यूरोक्रेसी में जाता है, वो व्यक्ति फिर आईएएस बनता है और वो पढ़ता क्या है, जेम्स मिल की पुस्तक, जो आज तक जो भी यूपीएससी की ट्रेनिंग करते हैं उनको ये पढ़ाई जाती है। उसमें है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वो लिखी जेम्स मिल ने, और जेम्स मिल कभी भारत आया नहीं, वो ब्रिटेन में बैठा था और ब्रिटेन के समस्याओं को वो अपने पुस्तक में लिख रहा था कि यहाँ एरिस्टोक्रेट है, जैसे हम भारत में बोलते हैं सामंतवाद या जमींदार, कि जमींदार के पास वेल्थ है, पावर है, तो वो भी पावर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। उन्होंने प्रीस्टहुड के अगेंस्ट लिखा कि चर्च में जो प्रीस्ट है वो भी समाज को कंट्रोल करते हैं। तो वहाँ पे जो कुरीतियां हैं, महिलाओं के साथ जो अत्याचार है, सब चीज को उन्होंने डॉक्यूमेंट किया। लेकिन उस पुस्तक में उसने ये लिखा कि मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स, मेरे कार्य को ईस्ट इंडिया के ऑफिसर्स को समझना चाहिए और मुझे उन्हें एम्प्लॉय के रूप में रखना चाहिए। खुद लिख रहा है अपने प्रीफेस में, अपनी पुस्तक में। और 2 वर्ष बाद ईस्ट इंडिया कंपनी में वो एक बहुत अच्छे पोजीशन में, आज का जो सीईओ लैंग्वेज अगर यूज करें,
जेम्स स्मिथ जो है उसको स्थापित किया जाता है। तो उसने क्या देखा कि ब्रिटेन के समाज की एक प्रॉब्लम थी, उससे पावर चेंज हुआ, उससे सत्ताएं बदली, तो मैं भी भारत के लिए ये काम करूं। और वहां से उन्होंने बिना आए हुए उसका हिंदी और संस्कृत जो वर्ड है, मतलब वहां का जो प्रीस्टहुड है, उससे वो ब्राह्मणिकल वर्ड से वो रिप्लेस करता है। जो जमींदार है वहां की जो एरिस्टोक्रेसी है उससे रिप्लेस करता है, और ब्रिटेन के सारे समस्याओं को भारत पे थोपता है। और उसे ये लगता है कि एक समाज की समस्या पूरे विश्व की समस्या होती है। वेस्ट का एक ये भी समस्या है कि उसे ये लगता है कि जो हमारे साथ हो रहा है यही मानव सभ्यता के साथ भी हुआ है, ठीक है। और वहां से जो अधिकारी बनते हैं भारत में, वो भारत के समाज के बीच में ना रह कर, क्योंकि 2-3 पीढ़ी अगर आप एलीट एजुकेशन ले लेते हैं तो आप समाज से अपने आप कट जाते हैं। इसलिए आपको पियून से लेके, चपरासी से लेके, माली से लेकर के आपको 40 से 50 लोग इसलिए दिए जाते हैं कि आप समाज से इंटरेक्ट ना करो। जो अधिकारी होते हैं उनको हमेशा एक लेयर दिया जाता है कि वो डायरेक्ट इंटरेक्शन ना करें समाज से, और वो जो एलीट है ब्रिटेन के, वो जो कह रहे हैं उसको वो नियमों में ला करके कानून बनाए। तो हमारे अधिकारी भी उसी व्यवस्था से जब बनते हैं, ब्यूरोक्रेट बनते हैं, तो वो उसी नजर से देखते हैं भारत को कि कोई अगर अनपढ़ है तो वो नालायक होगा, कोई इलिटरेट है तो नालायक होगा, उसका कपड़े पहनने का ढंग है तो ये पिछड़ा होगा, ठीक है। किसी को लिखना नहीं आता है तो वो निर्णय नहीं ले सकता अपने जीवन का, ठीक है। तो ये मानसिकता डेवलप इसलिए की गई क्योंकि ब्रिटेन की अपनी जनता को उन्हें बताना था कि हम गुलाम क्यों बना रहे हैं भारत को, क्योंकि वो इसी लायक हैं, वो अपने आप को संभाल नहीं सकते हैं, वो बैरबेरिक हैं, वो सैवेज हैं। तो ये व्हाइट मैन्स बर्डन है, ये हमारी जिम्मेदारी है गोरों की कि हम उन पे राज करें। और लॉन्ग टर्म राज करने के लिए आया कि एजुकेशन में अब हम घुसेंगे, ठीक है। तो एक मानसिकता तो आ गई। तो अब शिक्षा में जब आएंगे तो वो क्या करेंगे? हम सभी को लगता है कि अंग्रेज आए तो रेलवे आई, साइंटिफिक थिंकिंग आई, विज्ञान भी आया, ऐसा हमें लगता है, लेकिन उन्होंने साइंस सब्जेक्ट पढ़ाया ही नहीं कभी। 1899 में जाकर के, मतलब 1835 में पॉलिसी बनी, 70 साल तक साइंस सब्जेक्ट को भारत में पढ़ाया नहीं उन्होंने, कि साइंस पढ़ेंगे तो तार्किक हो जाएंगे, तार्किक हो जाएंगे तो प्रश्न करना सीख जाएंगे, सही गलत का निर्णय करना सीख जाएंगे, फिर हम हमारे ऊपर ही हमारे लिए ही ये खतरे का कारण बन जाएगा। और वो हुआ भी। अरविंदो घोष, सुभाष चंद्र बोस, ये सब उसी एजुकेशन के हिस्सा रहे, आईसीएस क्वालिफाई किए, वैज्ञानिक भी रहे, उस साइंटिफिक टेम्परामेंट भी रहे, और उनको लगा कि ये जो गुलामी मानसिकता है इससे हमें आजाद होना है। तो 47 में क्या हुआ? पॉलिटिकल फ्रीडम हमें मिला, राजनीतिक स्वतंत्रता हम बोलते हैं, मानसिकता नहीं बदली। अभी भी एयरपोर्ट पे कहीं गए, या मैं रांची के किसी सरस्वती विद्या मंदिर में गया, तो वहां पर मैं देखा कि जो विद्या मंदिर के बच्चे हैं, मान लीजिए किसी प्रतियोगिता में गए हैं रांची के, तो किसी की बहुत फराटेदार इंग्लिश है तो वहां पे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। किसके ज्ञान का क्या स्तर है, उसने क्या किया है, उसकी कितनी समझ है, वो निर्भर नहीं कर रहा है। किसका लिंगो क्या है, किसका आचरण कितना ब्रिटिश है, इंग्लिश है, वो कॉन्फिडेंस का पैरामीटर बनने लगा, जो अभी तक है। तो पॉइंट क्या है डिकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड का, कि उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। क्योंकि कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास अगर घट जाए सब कुछ होते हुए भी, तो आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, आगे रख नहीं पाते। और होता है ये शिक्षकों में भी होगा कि अगर इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा तो लगेगा कि वो डीपीएस का है तो वो बेहतर होगा, राइट? लेकिन ऐसा होता नहीं है। और कई वर्षों तक भारत में रोजगार भी इसी में मिला कि इंटरव्यू में किसने अच्छे ढंग से अपने आप को 15 मिनट में बताया, एक्सप्रेस किया, और उसकी नौकरी लग गई। तो ये भी हमने देखा कि शिक्षा का कोई रोल नहीं रहा आगे जा करके जॉब लेने में, क्योंकि हर कंपनी 1.5 से 2 साल की फिर ट्रेनिंग ही देती है, आपको वही काम सिखाती है। और फिर तो शिक्षा क्यों लाई इन्होंने, एजुकेशन ये लाए क्यों? मैकॉले ने किया क्या? उन्होंने ये किया, जैसे संडे को छुट्टी है तो क्रिश्चियन ही बस चर्च जा पाएंगे, आपके त्योहार हैं, आपके कोई व्रत है, आपकी एकादशी वो छूटेगी सबसे पहले। टाइम बांध दिया गया कि इतने समय से इतने समय तक। इसका मतलब आप सामाजिक कार्यक्रम से भी दूर रहेंगे।
आप कई जगह जा नहीं पाएंगे, आप अपने रिश्तेदार के यहाँ जा नहीं पाएंगे, और आपका माइंड जो है फैक्ट्री रिसेट हो जाएगा। जो हम बोलते हैं फैक्ट्री में आपको 8 घंटे काम करना पड़ता है, 10 घंटे काम करना पड़ता है। तो उन्होंने एजुकेशन इसलिए लाया कि कौन व्यक्ति 12 साल 15 साल तक अगर 8 घंटे आया है, मतलब वो फिक्स्ड माइंडसेट में आ गया, अब ये 8 घंटे किसी एक जगह टिक सकता है।